नमस्कार साथियों, मैं अनिकेत शेखर अहमदाबाद गुजरात आपके लिए एक खास शो लेके आया हूँ जिसमें हम विभिन्न अखबारों, देश दुनिया के अखबारों की आर्टिकल्स होती है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे वायर है या इकोनॉमिक टाइम्स, सबके हम कुछ खबरों के फैक्ट चेक करेंगे। तो हम आज ये पहला एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं हमारे फैक्ट चेक करने की प्रक्रिया। इसमें ये बताना पहले ज़रूरी है कि फैक्ट चेकिंग एक्चुअल में ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आप हर जगह न्यूज़ फैलाते हैं। आज डिजिटल है, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सब तरह की न्यूज़ आती हैं, पर ऐसा नहीं होता है कि हर एक न्यूज़ सच होती है या हर एक न्यूज़ सही तरह से प्रेजेंट की जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ न्यूज़ के फैक्ट चेक करके उनके बारे में अच्छा विश्लेषण बता सकें, प्लस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की बातें। फिर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से एनालाइज करते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला एपिसोड। स्वागत है आपका फैक्ट चेक एपिसोड नंबर 1। तो सबसे पहला हम एक आर्टिकल लेते हैं। ये द वायर डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका 17 जनवरी में 17 जनवरी 2026 दिन एक आर्टिकल पब्लिश होता है, जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। केंद्र में आप जानते हैं बीजेपी है, ठीक है। वहाँ के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव क्लेम करते हैं कि दैट एयर क्वालिटी इन द नेशनल कैपिटल विल इम्प्रूव बाय एटलीस्ट 15% दिस ईयर, ओके, एंड दैट द पार्लियामेंट वाज अनेबल टू डिस्कस द इशू ऑफ एयर पॉल्यूशन ड्यूरिंग द विंटर सेशन ड्यू टू रक्सल्स क्रिएटेड बाय मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशंस। अच्छा, आप अभी न्यूज़ में सुनते ही होंगे, बहुत सारे व्हाट्सएप पर भी आते होंगे, यूट्यूब पर भी आते होंगे। दिल्ली के एयर पॉल्यूशन पर बहुत सारी डिस्कशन होती है, बहुत सारे बातें रखी जाती है, पर एक्चुअल में क्या है। तो उस पर ही अपने जो केंद्रीय मंत्री है, पर्यावरण मंत्री, उनके तरफ से एक बयान आया कि दिल्ली एनसीआर की हवा में अगले साल कम से कम 15% सुधार होगा। अच्छा, अगले साल, हाँ। और अच्छे दिन यानी AQI, जिससे हम उसका पैमाना डिसाइड किया जाता है, AQI बेहतर दिनों की संख्या बढ़ी है, यानी अच्छे दिन आए। कब? उन्होंने यह भी कहा कि संसद में वायु प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो पाई, इसके लिए विपक्ष का हंगामा जिम्मेदार है। अच्छा, चर्चा नहीं हुई, इसके लिए विपक्ष का हंगामा जिम्मेदार है। आपका अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा होगा तो उस पर विपक्ष हंगामा करे या कुछ भी करे, बहिष्कार करे, आप उस पर अच्छी डिबेट कर सकते हैं। पर ठीक है, चलिए इस बात को मानते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया उसमें? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली की हवा में अगले साल कम से कम 15% सुधार होगा, ठीक है। अब इसमें हम फैक्ट चेक करते हैं। फैक्ट चेक में क्या है? अच्छे दिन सुधार की गणना में AQ को 0 से 200 तक मिलाकर अच्छा बताया गया है। AQI अगर 0 से 200 तक हो तो उसको कुल मिलाकर अच्छा बताया गया है, जबकि वास्तव में AQI 0 से 50 को ही सही में गुड माना जा सकता है। 0 to 50, 51 to 100 और 101 to 200 स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। यानी आप समझ सकते हैं 100 से ऊपर होने पर वो स्वास्थ्य पर, एक सामान्य आदमी, बच्चा, बूढ़ा, उनके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है।
ठीक है, इसलिए 200 दिनों को गुड डेज कहना सही नहीं है। अब AQI आपका 200 है और उसको आप पर्यावरण मंत्री अच्छी बात कर रहे हैं कि वो इम्प्रूव्ड है और 15% और इम्प्रूव होगा, तो ये किसी भी मायने में सही नहीं है। तो इसको हम यहाँ पर फैक्ट चेक में इसको क्रॉस करते हैं और ये बताते हैं कि इस तरह की जो प्रेजेंट की जा रही है डेटा, ये गलत है और इसको एक आम आदमी को ये समझना होगा कि 200 दिनों को गुड डेज नहीं, 200 दिन 200 AQI को हम गुड डेज नहीं कह सकते हैं। ठीक है, संसद में ना हो पाने का तो आपको बताया कि और विपक्ष का हंगामा का वो रीज़न दे रहे हैं। ठीक है, इसको संक्षेप में करते हैं। मंत्री के द्वारा दिए गए सुधार के दावे सही दिशा में प्रयास दिखाते हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, वो तो सही है, लेकिन परिभाषा और आंकड़ों के इस्तेमाल से उन्हें अधिक अच्छा दिखाया गया है जो स्वास्थ्य आधारित AQI मानकों से मेल नहीं खाता। अब आपका स्टेटमेंट और जो एक्चुअल फैक्ट है उसमें बहुत डिफरेंस दिखता है। तो हम इस जो उनका उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया है दिल्ली के प्रदूषण के बारे में, तो वो आप इस फैक्ट चेक में हम उसको थोड़ा नेगेटिव मार्किंग देते हैं कि वो पूरी तरह से जो सच्चाई है या जो एक्चुअल डेटा फैक्ट डेटा पर अगर हम उसके पैमाने पे तौलते हैं तो ये इट्स नॉट गुड। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड आर्टिकल पर, सेकंड न्यूज़ पर। ये भी द वायर में पोस्ट किया हुआ है 18 जनवरी 2026। अच्छा, इसमें क्या है, लूप होल्स इन साइबर लॉज। अभी साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं और हम हमेशा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी अभी बहुत इम्पोर्टेंस भी हो गई है, आपको जानना समझना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसमें एक इंसिडेंट होता है, राइट विंग और कंटेंट क्रिएटर्स की जोड़ी की लड़ाई ने साइबर कानूनों में मौजूद गंभीर खामियों को उजागर किया। हुआ क्या कि राइट विंग यानी जैसे पारंपरिक माने जाने वाले संगठन हैं या वैसे लोग हैं जो स्टार्टिंग से हमारी जो परंपराएं चली आ रही है या किसी मूलभूत मानक को लेके चलते हैं, उनके बीच एक क्या होता है कि एक लेख नहीं बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एक जोड़ी, जो कंटेंट क्रिएटर्स की जोड़ी, एक नाम है प्रशांत और सृष्टि। दोनों ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसके बाद राइट विंग समूहों ने उन्हें व्यक्तिगत जानकारी लीक कराना, धमकियां और ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार बनाया। अच्छा, आपको क्या प्रेजेंट करना चाहिए, नहीं प्रेजेंट करना चाहिए, उसके बाद में विश्लेषण करना तक तो ठीक है, उसके बारे में अपना विचार रखना तक तो ठीक है, लेकिन उस पर आपका उत्पीड़न किया जाना ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या है मैं बताता हूँ। उनका फ़ोन, ईमेल, काम से जुड़ी जानकारियाँ सोशल मीडिया पर फैलाई गई और उन पर गलत आरोप लगाए गए। उनको भी शायद ये जानकारी नहीं थी या ये पता नहीं था कि उनके कुछ कंटेंट को डालने के कारण उन पर इस तरह की पर्सनल अटैक्स होने लगेंगे। जब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कंपनियां नीति इस शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेती है। ठीक है, कानूनी तौर पर भी भारत में साइबर कानूनों में बहुत सारे दोष पाए गए हैं। ऑनलाइन उत्पीड़न और ऐसी हरकतों को रोकने के लिए स्पष्ट और सख्त प्रावधान नहीं, जिससे प्रभावित लोगों के लिए न्याय पाना मुश्किल हो जाता है। आप समझ रहे हैं इस बात को। संक्षेप में अगर कहूँ तो सोशल मीडिया पे पहचान लीक करना, ऑनलाइन धमकियाँ देना आम है। आप किसी को भी कुछ भी लिख सकते हैं, किसी को भी
गलत भाषा का यूज़ कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, ये आम बात है। लेकिन प्लेटफॉर्म्स अब मौजूदा कानून इन मामलों को निपटाने में काफ़ी कमज़ोर है। भारत में जो कानून है साइबर लॉज के रिगार्डिंग, तो ये बहुत कमज़ोर है, और इसलिए हमें कुछ भी कंटेंट डालना या कुछ भी किसी भी बारे में अपना विचार रखना, तो वो एक सीमित दायरे में हो तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ फिर ये कुछ लोग आप पर नीचे कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, तो उससे बचना चाहिए। ठीक है, अपने तीसरे न्यूज़ पर आते हैं। ये भी द वायर का ही न्यूज़ है, 18 जनवरी 2026। इसमें क्या है कि अपने भेदभाव भारत में बहुत चलता है, सुना होगा, ऐसा नहीं बोल सकते चलता है, पर क्या स्थिति भी यही है एजुकेशन में, उसके बारे में आर्टिकल है। क्या है आर्टिकल? यूजीसी के डेटा के अनुसार भारत के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें पिछले 5 साल में 118.4% बढ़ी है। आप समझ सकते हैं, ये शिकायतें 118.4% बढ़ी है पिछले 5 सालों में। तो शिक्षा के क्षेत्र में अब इसको आप किस तरह से लीजिएगा, ये स्वाभाविक सी बात है, ये अच्छी बात तो है नहीं कि आप विश्वविद्यालय में जाति भेद करें और उसके बेस पर इन डिसीजन लें, तो ये बढ़ी है, ये अच्छा बात नहीं, अच्छा साइन नहीं है। 2019-20 में 173 मामले दर्ज हुए थे, जो नहीं दर्ज हुए थे वो अलग बात है, दर्ज हुए थे, जो 2023-24 में बढ़ के 378 हो गए। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा इंक्रीज़ है। होना ये चाहिए था कि ये डिक्रीज़ हो, पर ये इंक्रीज़ हो गया। कुल 1160 शिकायतें समान अवसर प्रकोष्ठों SC/ST प्रकोष्ठों को मिली, जिनमें से 1052 को निपटाया बताया गया, लगभग 90% समाधान किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन लंबित मामले भी बढ़े हैं। आप समाधान कर रहे हैं, पर जिस रेशियो में आपका ये उत्पीड़न SC/ST को लेके जाति आधारित भेदभाव किया जा रहा है, उसकी जो इंसिडेंट है वो ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस पर गौर करने वाली बात है। ठीक है, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कहना है कि मामलों की संख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि छात्रों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन भेदभाव की समस्या अभी भी बढ़ी। अच्छा, छात्रों में जागरूकता बढ़ी है, वो किस पैटर्न पर बढ़ी है या किस दृष्टिकोण से बढ़ी है? अगर जागरूकता बढ़ी है तो जागरूकता ये बढ़नी चाहिए कि आपको SC/ST या कोई भी ऊपर नीचे जात न देखकर शिक्षा का जो स्तर है वो सबके लिए बराबर समान होना चाहिए। तो ठीक है, इसका भेदभाव हम ये मानते हैं और सभी से ये अपील भी करते हैं कि कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में जातिगत भावना को नहीं आने दिया जाए। समान अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार सबका अधिकार है, और सब इसका भारत का कानून, संविधान सबको बराबर समझता है और बराबर सबको अधिकार देती है। और पढ़ने पढ़ाने ये तो मूलभूत चीज़ें हो गई, जिसके लिए इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहता डेमोक्रेसी में, कोई नहीं। पर ठीक है, चलिए। तो मूल बात इसमें क्या है कि विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें तेज़ी से बढ़ी है, और यह संकेत देती है कि छात्रों को अभी भी इस तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। अब यही पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए एक्चुअल में, पर ये इंक्रीज़ हो रही है। ये एक अच्छे समाज की पहचान नहीं होती है। ये एक समृद्ध और विवेकशील और जो समाज कल
की दुनिया को सामना कर सके, ऐसे समाज में इन बातों का, जातिगत भेदभाव का कोई स्थान नहीं होता है। तो ये जो आर्टिकल है ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सारे डेटा भी दी गई है। तो हम ये अपेक्षा रखते हैं कि इस चीज़ को कम से कम, इन डिस्क्रिमिनेशन कम से कम हो और जल्दी से जल्दी इसको पूरी तरह से मामलों को देखा जाए यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेज में, स्कूलों में, और इसका निपटारा किया जाए ताकि ये आगे ना बढ़े और लोगों को एक सबक मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा भी द वायर में है, 18 जनवरी 2026। क्या है मैटर, क्या है? द ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी रूल अलाउ एम्प्लॉयर्स टू ऑप्ट आउट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज फॉर ए नॉमिनल फी एंड लिंक मैटरनिटी बेनिफिट्स टू वर्क प्लेस कंडक्ट। आपने कॉरपोरेट में काम किया हो, आप कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं, या कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, तो आपके लिए एक कानून बनाया गया है, महिलाओं के लिए खासकर, कि वो जब गर्भावस्था में होती है या उनके डिलीवरी के बाद उनको कुछ सुविधाएं दी गई है ताकि वो अपना ध्यान रख सके, अपने बच्चे का ध्यान रख सके और साथ में काम भी कर सके। तो उस पर एक आर्टिकल है, उसको हम संक्षेप में बोलेंगे। सरकार ने ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी नियम 2025 में मातृत्व, स्वास्थ्य और बच्चे की देखभाल के फायदे लिखे हैं, लेकिन कुछ प्रावधान अधिकार को कमज़ोर करते हैं। आपने फ़ायदे तो लिख दिए, लेकिन उसमें क्या सारी पॉइंट्स ऐसी लिखी गई है, ऐसी बातें बताई गई है कि वो सब तरह से बेनिफिट हो, पर अगर उसमें लूप होल है तो फिर कोई मतलब नहीं है अच्छे कानून बनाने का। तो उसमें अभी उस पर डिस्कस करते हैं। क्या है क्रेंच? क्रेंच एक ऐसी जगह होती है, ये एक शब्द आपको समझना होगा, तो फिर हम आगे आपको बाकी चीज़ें समझ में आएंगी। क्रेंच एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ माता पिता के काम पर जाने के दौरान छोटे बच्चे, आमतौर पर 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों की देखभाल की जाती है। यह एक शिशु गृह या डे केयर सेंटर होता है जो बच्चों को सुरक्षित माहौल, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, उम्र के हिसाब से गतिविधियाँ प्रदान करता है और उनके समग्र विकास में मदद मिलती है। शहरों में भी इसका बहुत अच्छा प्रचलन है डे केयर का, जहाँ दोनों अगर वर्किंग होते हैं तो अपने बच्चों को ऐसी जगह पर रखकर वो निश्चिंत होकर जा सकते हैं और शाम में फिर वापस वो अपने बच्चों को कलेक्ट करके घर ला सकते हैं। तो ये एक तरह से निश्चिंतता की बात होती है। पर हाँ, अगर ये सही तरह से सही लोगों के द्वारा, अनुभवी लोगों के द्वारा इस चीज़ को बच्चों की देखभाल की जाए तो, और उसके लिए सारी सुविधाएं भी होनी चाहिए। तो बस वही बात कर रहा था, लूप होल्स। आपने कानून बना दिए, पर लूप होल्स क्या है? नियम कहता है कि कंपनियों में 50+ कर्मचारियों वाले स्थान पर क्रेंच होना चाहिए। 50 से ज़्यादा होने पर क्रेंच होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल पार्क में हैं तो ये 1 किलोमीटर का नियम छोड़ा जा सकता है। इससे क्रेंच दूर हो सकता है जिसमें माँ को फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब आप 1 किलोमीटर दूर क्रेंच यानी कि वैसी जगह की व्यवस्था रखते हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा, माँ को दिक्कत होगा वहाँ तक पहुँचने में, फिर वहाँ से वापस आने में, फिर अपना काम कंटिन्यू करने में। तो इस तरह से इस चीज़ को ध्यान देने वाली बात है। दूसरा क्या है, स्तनपान के लिए ब्रेक का समय तय है। स्तनपान के दो बार 15 मिनट का, लेकिन यात्रा का अतिरिक्त समय केवल 15 मिनट तक ही माना जाता है। अगर क्रेंच दूर है तो ये मुश्किल हो सकता है। 15 मिनट तो आपका यूँ ही निकल जाएंगे। फिर आप वापस जॉब पर आओगे तो फिर वापस क्वेश्चन किया जाएगा क्यों 15 मिनट से ज़्यादा किया गया। पर आप डिस्टेंस तो देखिए। तो इसलिए ये क्रेंच जो होनी चाहिए वो सर्टेन डिस्टेंस पर होनी चाहिए ताकि जल्दी से माँ जाए, स्तनपान कराए और वापस अपने काम पर आ सके।
ठीक है। दूसरा, नियम में 500 रुपये मासिक क्रेंच भत्ता देने का विकल्प भी है। अच्छा, नहीं है तो मासिक क्रेंच भत्ता भी दिया जा सकता है, जो आज के खर्च में बहुत कम माना जाता है, इसलिए कंपनियां कैश देके असली सुविधाएं देने से बच सकती हैं। अब देखो, आप समझ सकते हैं, जो सुविधा क्रेंच में दी जाएगी उसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, अच्छे स्टाफ भी होना चाहिए, और हर तरह की सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए, सुविधाएं। उसका खर्चा से बचने के लिए आप सिर्फ 500 रुपया एम्प्लॉय को दे दीजिए, आप छूट सकते हैं इस चीज़ से। तो ये यहाँ भी एक लूपहोल नज़र आता है। यदि कोई महिला गंभीर कदाचार का आरोप लगाए जाने पर नौकरी से निकाली जाती है तो उसे मातृत्व लाभ नहीं मिल सकता। अभी ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि इस तरह का आरोप लगाए जाने से सिर्फ आपको अगर नौकरी से निकाल दिया जाता है तो वो भी पहले बात तो गलत है। दूसरा, अगर निकाल भी जाता है तो ये सुविधा, जो क्रेंच की सुविधा है, वो उसको नहीं मिलती है। यह बहुत व्यापक और अस्पष्ट शब्द है जिसका दुरुपयोग हो सकता है। इसको तो कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। आप किसी पर भी महिला पे आरोप लगा देंगे और फिर उनको नौकरी से निकाल दो, या तो उनको ये ऐसी सुविधाओं से वंचित कर दो। तो इसको थोड़ा अच्छे लेवल पर थोड़ा स्टडी करके करना चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो कागज़ पर तो ये नियम अच्छी दिख रही हैं, पर जो व्यवहार में मातृत्व का अधिकार होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, अगले आर्टिकल पर बढ़ते हैं। 5वां नंबर, ये द वायर में 17 जनवरी 2026 को पब्लिश हुआ है। फैक्ट चेक में क्या है, द फैक्ट दैट दिस हैपेंड इन फ्रंट ऑफ द पीपुल इज इवन मोर कंडेमनेबल। नो वन हैज़ द राइट टू स्नैच अवे अ जर्नलिस्ट राइट। जी, ये जर्नलिस्ट के बारे में एक आपने शायद सुना होगा। कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक कुछ वायलेंस हुआ था, आपने टीवी खबरों में सुना होगा। उसके बारे में हम फैक्ट चेक करते हैं। तो उसमें मुर्शिदाबाद में एक प्रवासी मजदूर अलाउद्दीन शेख की झारखंड में मौत के बाद भारी प्रदर्शन हुए। लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे ट्रैक जाम किए, पुलिस से न्याय की मांग की। प्रदर्शन हिंसक था, हाँ, विजुअल्स भी आए हैं, वीडियोस भी आए हैं। रेल जाम, पत्थरबाजी, लाठीचार्ज जैसी स्थितियाँ बनी। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। अब बड़ी बात क्या है कि आपने प्रदर्शन किए, पुलिस ने उस पर काउंटर किया, मीडिया आपका रिपोर्ट दिखाने के लिए ऑन ग्राउंड जाती है, पर आप अगर मीडिया पर हमला कर दें, उनको जख्मी करने लगे, उनको मारने लगे, तो आपके रिपोर्ट को तो कोई दिखाएगा ही नहीं। पर यहाँ पर यही हुआ कि इसमें कुछ महिला मीडिया कर्मी घायल हुए, जिसमें एक महिला पत्रकार और एक कैमरा व्यक्ति भी शामिल है। दावा सच है या नहीं? हाँ, दावा सच है। समाचार रिपोर्टों में भी स्पष्ट बताया गया है कि इस कवरेज के दौरान कुछ पत्रकार घायल हुए और ये एक हिंसक प्रदर्शन था। दावे का मुख्य हिस्सा जो है वो सच प्रतीत होता है। मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई और कुछ मीडियाकर्मी घायल हुए, तो ये सच है। ठीक है, अगला 6ठा नंबर का जो है, ये द वायर में प्रकाशित है 17 जनवरी 2026। इसमें क्या है आर्टिकल, इसमें ऑल्ट न्यूज़, आपने नाम सुना होगा, डिस्कवर्ड दैट सेवरल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रिपोर्टेड बीइंग अप्रोच्ड बाय एजेंसीज टू क्रिएट पेड कंटेंट in support of the November 20 Supreme Court judgment which accepted the government stand on the Aravalli। अरावली आपने अभी कुछ दिन पहले चर्चा में थी, या अभी भी चर्चा में भी है कि अरावली एक जो पर्वत श्रृंखला है, राजस्थान से लेके अपना लंबा जाती है, दिल्ली तक भी जाती है शायद। तो वहाँ उस पर एक डिबेट हुआ कि अरावली में कितना आप उस वहाँ खनन कर सकते हैं, कि किस तरह से आप उसको बचा सकते हैं, या गवर्नमेंट की किन पॉलिसीज़ के कारण वहाँ डैमेज हो रहा है, जो कि हमारे प्राकृतिक जो
बैलेंस है उसको इम्बैलेंस कर रहा है। तो इसमें क्या दावा क्या किया गया है कि सोशल मीडिया पर यह दावा वायरल है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी एजेंसियों या पीआरओ एजेंसियों ने अरावली विवाद पर सरकार पक्ष का कंटेंट बनाने के लिए पैसों की पेशकश की और मना करने पर उन्हें धमकाया गया। अब देखिए, स्वतंत्र पत्रकारिता होती है या अपने स्वतंत्र देश में, एक डेमोक्रेटिक देश में कि हर किसी को बोलने का अधिकार है और उस उनको उनके सही या गलत को आप बाद में जज कर सकते हैं, बट बोलना एटलीस्ट है। तो अगर किसी को ये लग रहा है कि हाँ, अगर हम पहाड़ काटेंगे तो उसके कारण हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा, आगे बच्चों को नुकसान होगा, फ्यूचर तो इम्बैलेंस बनेगा, ये चीज़ें तो हमें बचपन से किताबों में पढ़ाई जाती है। हर बच्चा जो भी थोड़ा स्टैंडर्ड तक है उनके बुक्स में रहता है, वो खुद भी बता सकते हैं पेड़ मत काटो, पर्वत मत तोड़ो, क्योंकि इसके कारण ही इम्बैलेंस होती है। पर अब सरकार ने बोला है कि हाँ, ये चीज़ अच्छी बात है और उसके लिए आप पत्रकार पर दबाव डालते हैं और मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, किसी पर भी, कि आप करो या तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब ये तो दादागिरी वाली बात हो गई। दादागिरी डेमोक्रेसी में चल नहीं सकती है। आपको जिसमें फ़ायदा दिखता है वो आपके लिए अच्छा, आपके लिए वो कंटेंट बनाया जाए, वो चीज़ पब्लिश की जाए तो बढ़िया, और अगर आपके जो पॉलिसीज़ है उसके खिलाफ कुछ जाए तो वो खराब। तो कम से कम पर्यावरण मैटर पर हमें ऐसी राजनीति या ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप अफेक्ट होते हैं, हम अफेक्ट होते हैं, बाकी आने वाले समय में हम सभी गंभीर रोगों के शिकार भी हो सकते हैं। तो यहाँ मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने जो बोला उस पर एक फैक्ट चेक होता है, तो उनको बुला गया, धमकाया गया। सच्चाई क्या है इसमें? सच्चाई ऐसे है कि कुछ इन्फ्लुएंसर जैसे अनमोल सक्सेना, मौलिक जैन, शब्बाज आलम आदि ने स्वयं वीडियो पोस्ट करके कहा उन्हें एजेंसियों से प्रस्ताव मिला है, ऐसी एजेंसियों से, जिनमें नया कंटेंट बनाने की पेशकश की थी और पहले वाला कंटेंट को हटाया गया। अब जब सामने से वो आ रहे हैं वीडियो बना के ये कह रहे हैं, तो फिर बात छुपाने की तो कुछ होती नहीं है कि आप इसमें कुछ R&D किया जाए या उसमें कुछ डेटा निकाला जाए। जब मैं सामने से बोल रहा हूँ कि हाँ, मैंने ये बातें लिखी थी, सही बातें, और अब मुझे ये गलत बात लिखने के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, तो ये मेरा बोलना ही काफ़ी है। तो इस आधार पर ये सही है। और इन क्रिएटर्स ने दावा किया कि मना करने पर उन्हें फ़ोन मैसेज में धमकियां भी मिली। अगर वे वीडियो नहीं हटाएंगे तो कानूनी या अन्य तरीका से सामग्री को हटाया जा सकता है। अब आपकी सरकार है, आप पावर में हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप 4 धाराएं लगा सकते हैं, तो ऐसी बातें करना भी सही नहीं है। पर अगर ऐसी बातें निकल के आ रही हैं तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। अब इसको ऑल्ट न्यूज़ और वायर जैसे स्रोत इस आधारित रिपोर्ट कर रहे हैं और इसमें निर्दिष्ट प्रूफ दस्तावेजों की सूचना सीमित है। पर जब सामने सब कुछ क्लियर है, वीडियोस पर सब चीज़ क्लियर बताई जा रही है कि हाँ, प्रेशर किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है झूठे रिपोर्ट लिखने या सरकार के फेवर में लिखने के लिए, तो ये काफ़ी है कि ये सही है या गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का जो हमारा आर्टिकल है वो द रिपोर्टर्स कलेक्टिव से लिया गया है। 14 जनवरी 2026 का पोस्ट है। क्या कहा है पोस्ट? सम ऑफ दीज ऑर्डर्स contradict the written instructions by ECI to conduct the special intensive revision of the voter roll in the state.
Trinamool Congress first made the accusations in a plea before the Supreme Court. The Reporters Collective verified them independently. SIR, आप जान रहे हैं SIR की कितनी बातें हो रही है। SIR हर स्टेट में कराई जा रही है, बड़े पैमाने पे कराई जा रही है, और उसके लिए टाइम लिमिट कम करके बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। तो मतलब SIR अच्छी बात है, करनी चाहिए, संविधान के अनुसार करनी चाहिए। तो यहाँ एक वेस्ट बंगाल का मैटर पर अभी आते हैं, हम बात करते हैं। तो वहाँ पर भी इसके बारे में बोला गया SIR का। चुनाव आने वाले हैं तो SIR का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। वोटर लिस्ट में काटना छांटना SIR से यही होता है, जो सही भी है, पर कितना सही है ये आपके इंटेंशन पर डिपेंड करता है, आपकी पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है। तो वेस्ट बंगाल के रिस्पेक्ट में हम आते हैं, बात करते हैं। तो क्या दावा किया गया? रिपोर्ट में कहा गया कि चुनाव आयोग ECI के पश्चिम बंगाल के शीर्ष अधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से जुड़े आदेश व्हाट्सएप पर स्टेट अधिकारियों को भेजे। अच्छा, कोई भी स्टेटमेंट अगर आप सरकारी ऑर्डर पास कर रहे हैं तो उसको व्हाट्सएप पर नहीं पास करते हैं। मतलब ये तो बिल्कुल कभी मान्य नहीं होगा कि आप एक सरकारी आदेश को एक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप अपने लोअर ऑफिसर्स को भेजें या सर्कुलेट करें। इसके लिए एक सही वे बनाया गया है, पर ठीक है, चलो, ये दावा हुआ है। अब सच क्या है? तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने यह दावा मल्टीपल सरकारी अधिकारियों और सोर्सेज से इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया है, जिसमें बताया गया कि कुछ व्हाट्सएप संदेश औपचारिक लिखित आदेशों से अलग थे और SIR नियमों को बदलते दिखे हैं। जो लिखित आदेश है, जो आप सही वे में जाकर आपने आदेश पास किया है, उसके उलट या उससे डिफरेंट आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर आदेश दे रहे हैं, और ये सही माना जा रहा है। बहुत जगह माना क्या जा रहा है, पुष्टि हुई है रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने, या जो सर्वे किया अधिकारियों के साथ, स्टाफ के साथ, तो उनको ऐसे मैसेजेज आई है, दी गई है। क्या गलत है, फेक है, सही है, अब तक का कोई आधिकारिक चुनाव आयोग के सख्त इनकार या पुष्टि नहीं मिलती है। अगर चुनाव अधिकारी ने भेजा है, चुनाव आयोग की तरफ से भेजा गया है, तो उनको सीधा काउंटर करना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। रिपोर्ट आधार पर दावा किया गया है, लेकिन इस ECI की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है। संक्षेप में क्या कहेंगे? संक्षेप में ECI के बंगाल वरिष्ठ अधिकारी ने व्हाट्सएप पर SIR से जुड़े आदेश भेजे, यह रिपोर्ट में दावा किया गया है। इसे सही फेक कहना अभी तक साबित नहीं हुआ है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के सूत्रों ने वेरीफाई किया है, पर ECI अधिकारी वही हुआ बात कि आपने हर तरह से हमने वेरीफाई तो कर लिया हमने, यानी कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने वेरीफाई किया, उसमें ये माना, ये सामने आई ये बातें। तो ECI इलेक्शन कमीशन के तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया, जो कि आ जाना चाहिए था। तो ये दिखाता है कि ये जो बात है, ये जो दावा किया जा रहा है, ये सही किया जा रहा है, और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में। अगर खास करके SIR चुनाव के मैटर पर जहाँ से संसद में लोग जाते हैं, जिस प्रक्रिया को फॉलो करके, तो और नियम बनते हैं, तो उस चीज़ों पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 8वां नंबर पर हम एक faculty.in करके डिजिटल प्लेटफॉर्म है, 5 जनवरी को इन्होंने एक आर्टिकल प्रेजेंट किया, 5 जनवरी 2026, पर कैपिटा इनकम एंड स्टेट डेब्ट अनइवन फिजिकल कैपेसिटी इन इंडिया। अब सरकार बड़े बड़े दावे करती है
लोगों की आय बढ़ा दी गई, दुगनी कर दी गई। अब उसको हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बोलेंगे तो ये इस चीज़ को आप थोड़ा समझिएगा क्या कहा जा रहा है। फैक्ट चेक क्या है, क्या रिपोर्ट कहती है, रिपोर्ट क्या बोलती है। भारत राज्य में आय पर कैपिटा इनकम और राज्य का कर्ज स्टेट बहुत अलग अलग है। सभी राज्यों में एक जैसा नहीं है। आपकी आय और आपका कर्ज अगर बड़ा है तो आपको सोचना पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर राज्य का पर कैपिटा इनकम और राज्य का कर को जो डेप्ट बोला जाता है उसको तुलना किया जाए तो ये एक मैटर होता है कि हाँ क्या सही बैलेंस है या इम्बैलेंस है, आपका राज्य ग्रो कर रहा है या नहीं। ठीक है, जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है जैसे दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उनके पास कर्ज का प्रतिशत कम या स्थिर है। ये एक अच्छी बात है, कर्ज कम ही होनी चाहिए या स्थिर होनी चाहिए, तभी पर कैपिटा इनकम बढ़ सकती है। जबकि जिन राज्यों के प्रति व्यक्ति आय कम है जैसे अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, बिहार, उनके कर्ज का अनुपात ज़्यादा है। सामने ही है सबका। ठीक है, ये डेटा आरबीआई के हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स से लिया गया है। क्या यह फेक है? नहीं, फेक नहीं है। ये रिपोर्ट डेटा आधारित निष्कर्ष पर है और कोई फर्जी दावा नहीं कर रही है। यह सरकार या आरबीआई जैसे विश्व स्तरीय स्रोतों के वास्तविक डेटा पर आधारित है। संक्षेप में उच्च आय वाले राज्यों का कर्ज आमतौर पर बेहतर मैनेज होता है। कम आय वाले राज्यों का कर्ज का बड़ा बोझ झेलना पड़ता है। वहाँ के नागरिकों को ही झेलना पड़ेगा। सरकार कर्ज में डूबी हुई है तो अपने नागरिकों को कम सुविधाएं देंगी या देखो सब पॉलिसीज़ पर डिपेंड करती है एक्चुअल में, और इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है पर कैपिटा इनकम और कर्ज का। ठीक है, 9 नंबर के पॉइंट पर आते हैं। आर्टिकल 14 है, इसमें एक जनवरी में ही एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसमें एक छोटा सा पॉइंट क्या है वो मैं बताता हूँ। आर्टिकल में कहा गया एक विश्लेषणात्मक ओपिनियन विचारात्मक लेख है जिसमें लेखक ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में घरों की तोड़फोड़, समझिएगा, इजराइल फिलिस्तीन में घरों की तोड़फोड़ और भारत में कुछ स्थानों पर बुलडोजर के इस्तेमाल के तुलनात्मक रूप में बताया है। इसे स्टेट डोमिसाइड, घर नष्ट करना जैसे शब्दों को नैरेटिव और व्याख्या के रूप में इस्तेमाल किया गया है। बुलडोजर अपने अलग अलग स्टेट में, खास करके उत्तर प्रदेश में वो बुलडोजर की प्रथा आप जानते होंगे। लोग जो गिल्टी होते हैं, या मैं इस बात को नहीं बोल सकता हूँ कि वो गिल्टी है या नहीं है, पर हाँ बुलडोजर के थ्रू उनके घर को तोड़ दिया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी को दबा दिया मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इस आर्टिकल में ऐसा कहना है कि ये चीज़ इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में जो घर टूटे हैं उनके जैसे। अब ये तो दृष्टिकोण वाली एक बात हो गई कि हाँ हमने एक प्रोस्पेक्ट में कहा कि ऐसी चीज़ें इंडिया में हो रही है, तो ये लगभग इजराइल फिलिस्तीन के जो स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट है, उसके हिसाब से यहाँ पर भी यही चीज़ हो रहा है। इसको लेखक ने प्रेजेंट किया है इस तरीक़ा से। ठीक है, क्या यह फैक्ट रिपोर्ट नहीं है? यह लेखा डेटा आधारित औपचारिक रिपोर्ट नहीं है और न ही कोई सरकारी या स्वतंत्र जांच जैसे सरकारी रिकॉर्ड ऑर्डर को पूरी तरह से उद्धृत किया जाता है। यह विचार विश्लेषण है। भारत में कुछ घटनाएं कैसे दिखाई जा सकती है, न कि स्पष्ट सत्यापन रिपोर्ट। वही जो मैंने बताया दृष्टिकोण है कि हम उस प्रोस्पेक्ट को बता सकते हैं या उस चीज़ से तुलना की जा सकती है कि हाँ ये चीज़ भारत में भी हो रही है, जो बुलडोजर की चीज़ें हैं, या इजराइल है जो फाइट हो रहा है उससे हम तुलना किया जा सकता है कि वहाँ भी डैमेज हो रहा है, यहाँ भी डैमेज हो रहा है, लोगों की जिंदगियाँ से खेला जा रहा है। संक्षेप में क्या बोलते हैं, यह ओपिनियन समीक्षा लेख है। सही तथ्य या दावा आधिकारिक पुष्टि नहीं है।
अपना अपना ओपिनियन है, और इसे सत्य झूठ के लेवल में सीधे न ले। यह लेखक की व्याख्या तुलना है, न कि फाइनल जांच निष्कर्ष। अपने अपने मन से आप किसी का भी तुलना किसी से कर सकते हैं। तो ये लेखक ने एक अपना विचार रखा है कि क्या स्थिति है आज भारत में और कुछ राज्यों में, खास करके उत्तर प्रदेश। तो इस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, बुलडोजर प्रथा को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर की जो खबर है वो है द इंडिया स्पेंड .com, 14 जनवरी 2026 की खबर है। इसमें क्या है, आर इंडियन स्कूल्स एसेसिबल टू चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, हाफ ऑफ स्कूल्स हैव रैम्प्स विथ handrails, 1 in 3 have functional toilet. As a result, enrollment drops at higher grades. ये गंभीर मैटर है, बच्चों के पढ़ाई के रिगार्डिंग है, और स्कूल में क्या सुविधा होनी चाहिए, खास करके उन बच्चों के लिए जो कि स्पेशल नीड जिनको बोला जा सकता है उनको है, तो वो सुविधाएं आपके स्कूल में है कि नहीं। यह इंडियन स्पीड का स्पेंड लेख कहता है कि भारतीय स्कूल खास ज़रूरत वाले बच्चों CWSN के लिए पूरी तरह से सुलभ नहीं है। मुख्य बात है सर, अभी अगर आप देश का विकास कर रहे हैं तो एजुकेशन पर हर बच्चे के लिए कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके लिए भी आपको खास ध्यान रखना होगा। उनके लिए भी आगे बढ़ने की सारी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, उनके लिए भी सारी सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह से स्कूल आ जा सके और स्कूल में अपना टाइम स्पेंड कर सके पढ़ने में। इसमें क्या बताया गया है कि संक्षेप में बताता हूँ। मुख्य बात है, लगभग 80% स्कूलों में रैंप है, ठीक है, लेकिन केवल आधे में हैंड रेलों के साथ जो होना चाहिए वो नहीं है। तो फिर जो सुरक्षा उपयोग के लिए ज़रूरी है, आपने एक तरफ तो सुविधा दे दी, दूसरी तरफ जो सुरक्षा पैमाना है या जो सुरक्षा के लिए ज़रूरी है उस चीज़ को आपने नेगलेक्ट कर दिया, है ही नहीं। 80% स्कूलों में है रैंप है, लेकिन हैंड रेल नहीं है, ठीक है। केवल लगभग 36% स्कूलों में विशेष जरूरतों बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालय है। 36% स्कूल में, बाकी जगह नहीं है। तो शौचालय अगर नहीं रहेगा उन बच्चों के लिए तो स्कूल जाना कहाँ से पॉसिबल होगा, ठीक है। और उनमें से कुछ ही सही काम कर रहे हैं। 36% में भी कुछ सही काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। मतलब आप समझिए आपका एजुकेशन का लेवल आप क्या दिखा रहे हो। और फैक्ट, अब ये तो डेटा पर डिपेंड मतलब है सब चीज़, तो हम इसको फैक्ट चेक में सही मान रहे हैं कि ऐसी स्थिति है। 33% में शौचालय है और उसमें भी कई जगह काम नहीं कर रहे, ठीक है। इन कमी वाले ढांचों के कारण बच्चों का रजिस्ट्रेशन और पढ़ाई बड़े कक्षाओं में कम हो जाता है। स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं। क्यों कंटिन्यू करेंगे, शौचालय तक की सुविधा नहीं है तो वो आगे नहीं पढ़ेंगे। कानूनी नीति जैसे RPWD एक्ट और NEP स्कूलों को इन बच्चों को बिना भेदभाव स्वीकार करने, सुलभ बनाने और मदद करने के लिए कहती है, लेकिन व्यवहार में अभी बहुत सी बाधाएं हैं। सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की तुलना में सुलभता थोड़ी बेहतर है, क्योंकि वहाँ नियमों के पालन की निगरानी ज़्यादा होती है। सरल शब्दों में कहें तो नीति अच्छी है, करनी चाहिए आपको, और ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए जिससे कि सारे बच्चे स्कूल आ जा सकें और टाइम स्पेंड कर सकें पढ़ने में। लेकिन ज़मीन पर स्कूलों में रैंप है, हैंडरेल है, फंक्शनल टॉयलेट और उपयुक्त समर्थन जैसी सुविधाएं अभी भी पर्याप्त नहीं है, जिससे विशेष आवश्यकता वाले कई बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। तो आपको इस पर ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इस चीज़ को आप कितने भी स्कूल बना लें, कितने भी प्रचार कर लें, लेकिन
जो बेसिक सुविधाएं हैं वो होनी ही चाहिए, तभी इसको सक्सेसफुल माना जाएगा, अदरवाइज़ ये एक फेलियर है। तो हम अपील करेंगे सरकार से कि इस पर ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। पिछले 10 साल में ये भी आर्टिकल एक किसी प्रतिष्ठित अखबार में छपा है। पिछले 10 साल में मिडिल क्लास की तनख्वाह स्थिर है, जबकि महंगाई दोगुनी हो गई है। यह हालत और ख़राब होंगे। अब इसके बारे में क्या कहूँ, अब इसके बारे में तो हर कोई जानता है, हर कोई समझता है कि महंगाई दोगुनी हो गई है या दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है, पर उनकी जो आमदनी है वो स्थिर है। कल तक जो आप 50 रुपया में ख़रीद पा रहे थे, आज उस चीज़ को आपको 100 रुपया में पे करना पड़ रहा है। भारत की टॉप 5 कंपनियों में 2025-26 के पहले 9 महीनों में सिर्फ 17 नई भर्ती हुई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 17,764 थी। ग्रोथ और डिग्रोथ, इंडिया इज शाइनिंग और व्हाट, यू कैन डिसाइड अपॉन दिस डेटा। अच्छा, यही है भारत के सफल सेक्टर शाइनिंग इंडिया की असलियत, जो कभी लाखों को समृद्ध बना रहा था। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी कर देंगे, काला धन वापस ले आएंगे, बहुत तरह की बातें कही गई, बहुत तरह की जुमलेबाजी बोल सकते हैं हम, साधारण वर्ड में तो ये बोलेंगे, कही गई। पर जो अभी है वो बहुत ही बुरा कंडीशन है। इसमें यह सिर्फ अस्थायी गिरावट नहीं, बल्कि आने वाली बेरोजगारी के संकट की शुरुआत है, और हम चेतावनी के बावजूद अंधे और बहरे बने हैं। सारी चीज़ें सामने होने के बाद भी ना हम उसे देखना चाह रहे हैं, ना सुनना चाह रहे हैं, ना उस पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं। हम बस शांति से आंख बंद करके, कान बंद करके बैठे हुए हैं। आने वाले समय में और भी कठिन समय आएगा, जब बेरोजगारी बढ़ेगी ज़्यादा, फिर जॉबलेस लोग होंगे, और महंगाई बढ़ती जा रही है, आय नहीं बढ़ रही है, हर तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, अभी भी करनी पड़ रही है। तो आपको आँख इस पर खोल लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें सरकार की पॉलिसीज़ में होती हैं, और इन सारी बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखकर ही पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। और उसके बाद भी अगर ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो सरकार सक्सेसफुल है या नहीं है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर के फैक्ट चेक में क्या है, यहाँ एक आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स में है 16 जनवरी 2026। इसमें असम सीक्स टू फॉलो त्रिपुरा's लीड इन सेलिंग बांग्लादेश सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ बात ये हो रही है कि आपके पास, किसी राज्य के पास ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो उस चीज़ को बेच के कुछ अपना इनकम कमा सकती है। ये अच्छा है या बुरा है, जो कि असम भी फॉलो कर रहा है, त्रिपुरा ऑलरेडी फॉलो कर रहा है। उनके पास सरप्लस बिजली है, तो वो बांग्लादेश को बेच रहा है, और असम भी ये अब कोशिश कर रहा है कि उनके पास भी बिजली ज़्यादा बने, और वो भी बांग्लादेश त्रिपुरा की तरफ से रूट से बांग्लादेश को अपना बेचें। तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि आप दूसरे देश को बिजली बेच रहे हैं, पर आपके अपने देश में बिजली की सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। चलो वो अलग वजह, संक्षिप्त में बताता हूँ। असम बांग्लादेश को बिजली बेचने पर विचार कर रहा है। असम सरकार अपने सरप्लस बिजली को बांग्लादेश को सप्लाई करने की संभावना तलाश रहा है। यह कदम त्रिपुरा के मॉडल से प्रेरित है, क्योंकि त्रिपुरा ही पहले से ही बांग्लादेश को निर्यात कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया, त्रिपुरा 2016 बांग्लादेश को लगभग 100 मेगावाट बिजली सप्लाई कर रहा है 2016 से,
और बांग्लादेश अधिक मात्रा में बिजली मांग रहा है, अभी भी उनकी बिजली की डिमांड है। तो अब अगर त्रिपुरा पूरा नहीं कर पा रहा है तो असम इस कमी को दूर करने के लिए असम और त्रिपुरा के बीच में बैठक हुई और अतिरिक्त बिजली को त्रिपुरा के रास्ते बांग्लादेश को देने की बात की जा रही है। इस योजना से क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग और बिजली की बेहतर उपयोगिता बढ़ाने की उम्मीद है। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट भी है और आपको घरेलू खपत और उसकी जो सप्लाई चेन है उसको ध्यान में रखना होगा। और ठीक है, ये पॉजिटिव वेलकम कर सकते हैं हम इसको। 13 नंबर का आर्टिकल है इंडियन इकोनॉमिक टाइम्स में, 15 जनवरी का आर्टिकल है। 75% ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस स्टिल नॉट इंडस्ट्री रेडी रिपोर्ट। अब ये भी बड़ा गंभीर मैटर है, ये सच है गलत है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों औद्योगिक ज़रूरतों के लिए तैयार नहीं है। एक नई टीम लीज एड टेक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 75% भारतीय कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्रों को इंडस्ट्री रेडी स्किल्स, जॉब तैयार कौशल देने में सक्षम नहीं है। ऐसी पढ़ाई का, ऐसी शिक्षा नीति का आप कितने भी डिग्री ले लो, डिग्री पे डिग्री लेते जाओ, लेकिन आप उसको जॉब के पर्पस से नहीं, जॉब ला नहीं पा रहे हो तो वो कोई मीनिंग नहीं रखता है। इस पर ही एक गंभीर चिंता दिखाई गई है कि हमारे जो 75% कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाई हो रही है उस चीज़ को इंडस्ट्री के लिए छात्र रेडी नहीं हो पा रहे हैं। क्या कहा गया, 75% संस्थान मांगों से मेल नहीं खाते और इसलिए छात्रों को नौकरी योग्य कौशल नहीं दे पाते। केवल लगभग 16.67 संस्थानों में छात्रों को ग्रेजुएशन के 6 महीने के अंदर अच्छी ज़रूरत अनुकूल नौकरियां मिल पा रही हैं। केवल 8.6% संस्थान अपने पाठ्यक्रम में पूरी तरह औद्योगिक संबंधों को तेज़ी से रोजगार संबंध कहा जाने लगा है। अधिकांश में कोई या बहुत कम मेल है। इंटर्नशिप, वास्तविक दुनिया प्रोजेक्ट और उद्योग सहभागिता बहुत सीमित है, जिसे व्यवहारिक अनुभव की कमी रहती है। डिफरेंस रहेगा तो फिर आप समझ लीजिए, आप कितना भी पढ़ लो मेहनत कर लो और कल जाके आपको जॉब नहीं मिलती है या वो पढ़ाई आपके किसी काम की नहीं रह जाती है, फिर ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है। तो आपको शिक्षा नीति में बहुत कुछ सुधार करना होगा। शिक्षा में हमें एक स्किल डेवलपमेंट की बहुत कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी होगी, जिससे कि छात्र जब पास आउट करके निकले, डिग्री कर लेके निकले, तो उनके पास जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हों। बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए, सरकार को भी ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। इसमें मुख्य वजह इसका क्या है, पाठ्यक्रम में उद्योग संबंधी बदलाव का अभाव है, इंटर्नशिप और वास्तविक प्रशिक्षण कम है, अधिक विशेषज्ञों की शिक्षण भूमिका भी कम है। नतीजा क्या है, छात्र शिक्षण वही जो मैंने बताया, शिक्षण खत्म कर इंडस्ट्री में जाते हैं, उन्हें नौकरियां तैयार बनाने वाले कौशल नहीं मिलते, जिससे उनकी रोजगार योग्यता कमज़ोर होती है। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर क्या पढ़ा रहे हैं वो भी डिपेंड करता है, और उस पढ़ाई से उसको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, जॉब मिलने वाला है, ये भी सोचने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर की आर्टिकल है द हिंदू में, 2 जनवरी 2026। यहाँ क्या है, वेस्ट बंगाल SIR, unusual patterns in deleted electoral list. Several areas show abnormal deletion in categories such as gender and for reasons such as deaths. वेस्ट बंगाल में भी ऐसा रही आ रहा है, या फैक्ट चेक क्या कहती है कि वहाँ असामान्य पैटर्न से SIR किया जा रहा है, यानी कि जो मानक जो तय किए गए हैं उन चीज़ों को वो छोड़ के अलग तरीक़ा से आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, या अलग तरीक़ा से इस
जो SIR की पूरी प्रक्रिया है इसको चला रहे हैं। क्या है इसमें बताता हूँ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। SIR के दौरान पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। लगभग 58 लाख से ज़्यादा नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने मृत, स्थानांतरित, लापता या डुप्लीकेट बताया गया। 58 लाख इतने वोटर्स को हटाया गया है। पैटर्न क्यों असामान्य दिखाई दे रहा है? रिपोर्ट्स के विश्लेषण और डेटा के संकेत मिलते हैं कि इसमें कुछ समूहों के नाम अपेक्षाकृत हटा दिए गए हैं, जैसे महिलाओं के नाम पुरुषों की तुलना में कई क्षेत्रों में ज़्यादा हटे हैं, जो सामान्य जनसंख्या वितरण के हिसाब से असामान्य रुझान जैसा दिखता है। एक डेटा दूसरे डेटा से मैच नहीं कर रहा है। क्या यह दावा पूरी तरह सत्यापित है? ऐसा कहा जा रहा है कि आंकड़ों के विश्लेषण के लिए हटाए गए नामों के पैटर्न्स असामान्य हैं, जैसे महिलाओं का अनुपात ज़्यादा है, लेकिन इसे अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता है क्योंकि एक तो पूरी सूची का स्वतंत्र विस्तृत डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, तो हम इसको ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। और SIR की प्रक्रिया का उद्देश्य सूची को साफ और अद्यतन करना भी है, मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट को हटाना है। और आयोग में दावा किया है कि सामान्य प्रशासनिक रिवीजन का ये भाग है। ठीक है, तो क्या यह भ्रांति या भ्रामक है? यह कहना गलत नहीं है कि कुछ असामान्य पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, पर अस्थायी निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी सूची स्वतंत्र जांच की जरूरी है। पूरी सूची आप दीजिएगा, पब्लिश करिएगा, फिर हम उसका स्वतंत्र जांच करेंगे, तब हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि ये सही है या गलत है। संक्षेप में क्या बोले? हाँ, वेस्ट बंगाल SIR के ड्राफ्ट में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं। बड़े पैमाने पर 58 लाख। कुछ विश्लेषण बताते हैं कि हटाए गए नामों में महिलाओं का अनुपात ज़्यादा है, पैटर्न से असामान्य है। पर यह कहना गलत नहीं है, पूरी तरह भ्रामक विवरण है। यह भी साबित नहीं हुआ। अंजाम तक पहुंचने के लिए डेटा की जांच जरूरी है, पर हाँ, बहुत सारे संकेत ऐसे मिल रहे हैं जिसमें कि SIR की जो प्रक्रिया है उस पर संदेह किया जा सकता है। फिर भी यह जांच का अध्ययन और जांच का विषय है। ठीक है, 15 नंबर का पॉइंट है द ऑल्ट न्यूज़ आपने सुना होगा। 18 जनवरी 26 का पोस्ट है। ओडिशा बालेश्वर हॉरर काउ विजिलेंट हु लिंच्ड मकंदर मोहम्मद वेयर नोन टू हिम। क्या है ये मामला? क्या है? क्या हुआ था कि उड़ीसा के बालासोर में एक मुस्लिम व्यक्ति शेख मकंदर मोहम्मद 35 साल का था को भीड़ ने हमला किया और वह बाद में अपनी चोटों से मृत्यु हो गया। पुलिस रिपोर्ट, वीडियो और समाचार के मुताबिक वह एक पिकअप वैन में गाय मवेशी ले जा रहा था जब एक समूह ने उसे रोका और बुरी तरह से पीटा। अब ये लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको समझना होगा। क्या आरोप है? परिवार का कहना है कि हमलावर उसे जानते थे और उसे व्यक्तिगत पहचान रखते थे, न कि अजनबी थे। यह बात ऑल्ट न्यूज़ ने भी रिपोर्ट में उद्धृत की है। जानने वाले लोगों ने ही हमला किया, जानने वालों लोगों ने ही उसका पीट के हत्या किया। क्या सच में काउ विजिलेंट्स ने हमला किया था? कई समाचार रिपोर्टों में बताया गया कि हमारा गाय मवेशी ले जाने की शंका हुई और आरोपियों ने उसे जय श्री राम आदि धार्मिक नारे के गाने के लिए मजबूर किया, लेकिन यह आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया और जांच जारी है। संक्षेप में हम क्या कर सकते हैं? संक्षेप में जो मकंदर मोहम्मद पर हमला और उसकी मौत वास्तव में हुई है। ऑल्ट न्यूज़ रिपोर्टर्स कहती है कि हमलावर उसे पहचानते थे। हालांकि घटना के काउ विजिलेंट किस्म के होने का आधिकारिक निष्कर्ष अभी पुलिस की जांच पर निर्भर है। जब तक पुलिस अपना रिपोर्ट नहीं प्रेजेंट करेगी तब तक हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो ठीक है, हम इस पर पुलिस पर ही छोड़ते हैं और आशा करते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और पुलिस प्रशासन, सरकार सब इस बात पर ध्यान दे। 16 नंबर का एक ऑल्ट न्यूज़ ही एक दूसरा है। 17 जनवरी 2026 का है न्यूज़। क्या है? 4
हेट स्पीच इवेंट्स पर डे इन 2025। हेट स्पीच स्पीच आपने सुना होगा, बहुत बहुत चर्चे में है। 88% in BJP ruled places, CSOH, Center for the Study of Organized Hate. Report confirms India slides into hate politics. अब पॉलिटिक्स भी फेयर और पॉलिटिक्स भी मतलब पहले तो बोला ही जाता था कि आप पॉलिटिक्स में नहीं आइए, पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों के लिए नहीं है। पर हेट स्पीच की अगर बात की जाए तो ये भी 88% बीजेपी रूल्ड स्टेट में बढ़ी है। अब इसको क्या कहा जा सकता है, आप इस पर अच्छी तरह से बातचीत करिए, समझिए, बातें अच्छी लगती है आप अपने बातों को प्रेजेंट कर सकते हैं। बट हेट स्पीच कभी भी एक अच्छे लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट CSOH की 2025 की एक अध्ययन रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि 2025 में भारत में रोजाना औसतन 4 नफरत भरे भाषण हेट स्पीच के वेब और ऑफलाइन मामले दर्ज किए गए हैं। कुल 1318 घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं, जो 2024 से 13% ज़्यादा है। लगभग 88% घटनाएं उन जगह पर हुई है जहां बीजेपी शासन कर रही है, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में। तो ये बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं है, उनको अपने रूल स्टेट में हेट स्पीच को कम करना चाहिए, क्योंकि आंकड़ा भी बहुत बड़ा है, 88%। इन भाषणों का ज़्यादातर लक्ष्य धार्मिक अल्प समुदाय, विशेष रूप से मुसलमान और ईसाई थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर भी इन भाषणों का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ है। सरल शब्दों में कहें तो 2025 में नफरत फैलाने वाली भाषा काफ़ी अधिक बढ़े हैं, जिनका असर और प्रसार राजनीतिक माहौल और सोशल मीडिया से हुआ है, और कई मामलों का संबंध भाजपा शासित राज्यों में पाया गया है। तो सारे डेटा आपके सामने हैं। अब आपको डिसीज़न लेना है कि आपको कैसे नेता चाहिए या कैसी पार्टी चाहिए जो हेट स्पीच को बढ़ाती है या हेट स्पीच डेमोक्रेसी को, बोला जाए तो डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाती है। ठीक है, अगले न्यूज़ पे आते हैं। एक है कोई एक्स हैंडल है बनारसिया, पीयूष राय नाम के एक्स, पहले ट्विटर जो था वो अभी एक्स अकाउंट से, उसमें लिखा है वाराणसी के दलमांडी इलाके में कम से कम 90% घर और दुकानें जिन फिर से विकसित रीडेवलपमेंट करने के लिए तोड़ा जा रहा है, वो मुसलमानों के मालिक हैं, मुसलमान मालिक हैं उनके। 90% घर और दुकानें तोड़े जा रहे हैं रीडेवलपमेंट के नाम पर, और उसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की है। ये बयान कथन है जिसमें कहा गया है वाराणसी के डलमिया इलाके में दाल मंडी इलाके में पुनर्वास की वजह से जो संपत्तियां ढाई जा रही है, 90% मुसलमानों के घर और दुकान शामिल है। इसको वहाँ के लोकल ब्रोकर हैं, इस पर एक वीडियो भी आया हुआ है, आप इस हैंडल पर जाकर बनारसिया एक्स पर एक हैंडल है, वहाँ जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। इसमें कुछ हिंदू भी, मतलब अब रहेंगे तो वहाँ जितने लोग भी हैं उन सब के रहेंगे, वो हिंदू मुसलमान तो फर्क देखेंगे नहीं, पर हाँ ज़्यादातर 90% लोग मुसलमान हैं। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर की न्यूज़ है न्यूज़ लॉन्ड्री पर 15 जनवरी 2026 में प्रकाशित हुई है। शॉट थ्राइस बाय कॉप्स, हाउ अ संभल बिस्कुट सेलर केस पुश्ड अ कोर्ट टू ऑर्डर एन FIR अगेंस्ट अनुज चौधरी। ये मामला बहुत ही हाईलाइटेड हुआ था न्यूज़ एजेंसियों में और सोशल मीडिया पर। इसमें क्या था कि हम संभल विक्रेता, संभल का आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पर क्या हुआ, 24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई। इसी दौरान 23-24 वर्ष के आलम नाम के बिस्किट विक्रेता को गोली लगने का दावा किया गया। कोर्ट का आदेश क्या हुआ, कोर्ट का आदेश जनवरी 2026 में एक स्थानीय न्यायालय चंदौसी ने
तत्कालिक संभल सर्किल ऑफिसर सीओ अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। बड़ी बात है। अदालत ने पाया कि पुलिस रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट में अंतर था और मामले में जांच जरूरी है। पुलिस की रिपोर्ट गड़बड़, अब ज़्यादा बोलना सही नहीं है, डेमोक्रेसी है, पर अब जैसे जैसे न्यूज़ आ रही है उस हिसाब से क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा शब्दों का लिमिट रखना है। पर कोई नहीं, चलो, ये कोर्ट और पुलिस का मैटर है। कोर्ट ने आदेश दिया, कुछ इरेगुलरिटीज देखी गई और फिर पुलिस पर भी एफआईआर करने का आदेश दिया गया है। हुआ क्या, पुलिस संभल पुलिस और एसपी ने इस आदेश को अवैध बता दिया और एफआईआर दर्ज नहीं करने का दावा किया है। पुलिस हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दे सकती है। क्या एफआईआर पहले से दर्ज थी? हाँ, 24 नवंबर 2024 की हिंसा के लिए एफआईआर पहले से ही दर्ज है, लेकिन ये विशेष एफआईआर अनुज चौधरी और अन्य पुलिस अधिकारियों पर अलग अलग से दर्ज करने का है, जो अब अदालत ने आदेश दिया है। अर्थ क्या है इसमें, आगे क्या होता है? यह आदेश किसी दोषी निर्णय की पुष्टि नहीं करता, बल्कि जांच और एफआईआर दर्ज करने का न्यायिक निर्देश है। पुलिस उस पर आगे की कानूनी लड़ाई लड़ सकती है। जब आपके पास ऑप्शन है तो आप एफआईआर दर्ज करने में या शिकायत रजिस्ट्री करने में क्या परेशानी हो रही है? निष्कर्ष क्या निकलता है? समाचार का प्रमुख तथ्य सही है। अदालत ने तो पुलिस को अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इरेगुलेटरी बहुत सारी चीज़ें मेरी पुलिस के रिपोर्ट में और कोर्ट ने जो जांच करवाई उसके रिपोर्ट में बहुत फ़र्क आया, तो पुलिस पर भी एफआईआर करने का आदेश दिया गया। अभी तक एफआईआर पुलिस ने दर्ज नहीं किया और मामला कोर्ट में चल रहा है। ये संभल मामला का ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये है। 1900 नंबर का न्यूज़ पर आते हैं। ये भी न्यूज़ लॉन्ड्री का है, 17 जनवरी 2026 का। सी नेवर फुली रिकवर्ड, मणिपुर गैंग रेप विक्टिम डाइड वेटिंग फॉर जस्टिस। मोर देन 2 years आफ्टर ए ब्रूटल गैंग रेप लेफ्ट हर with life-altering injuries, the 20-year-old dies as the CBI's investigations remains at a standstill. ये भी मामला बहुत मतलब इंडिया में इस तरह का भी हो सकता है, हम कभी सोच नहीं सकते थे। लेकिन मणिपुर का एक मामला सामने आया था, जहाँ की 3 साल पहले की बात है। मणिपुर में गैंग रेप पीड़िता थी, अभी उनकी मौत हो गई है। हुआ क्या था, 2023 में मणिपुर की जातीय हिंसा के दौरान एक 18-20 वर्ष की कुरी जो समुदाय की महिला को अगवा करके गैंगरेप किया गया था, वह गंभीर शारीरिक और मानसिक चोटों से जूझती रही। अब क्या हुआ, 10 जनवरी 2026 को उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह कभी पूरी तरह ठीक ही नहीं हो पाई और लंबे इलाज के बाद भी उसकी हालत बिगड़ती चली गई। पूरा न्यूज़ बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप खुद डिसाइड करना हम कहाँ रह रहे हैं, डेमोक्रेसी इज स्टिल इन इंडिया और नॉट। अब क्या हुआ, 10 जनवरी 2024 को मृत्यु हो गई, क्योंकि वह कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई, लंबे इलाज के बाद भी उसकी हालत बिगड़ती चली गई। न्याय की स्थिति में क्या है, उसके खिलाफ मुकदमा सीबीआई को स्थानांतरित किया गया था, लेकिन अब तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ और न्याय नहीं मिला। प्रतिक्रिया, स्थानीय आदिवासी समूहों ने उनकी मौत को न्याय व्यवस्था में विफलता बताया और जवाबदेही की मांग की। सही बात है। संक्षिप्त सार है कि 2023 में मणिपुर हिंसा मामले में गैंगरेप की शिकायत महिला लगभग 3 साल बाद अपनी चोटों से जूझती हुई मर गई, जबकि उसके दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम किस इंडिया में जी रहे हैं? इस इंडिया में जी रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आपको और हमें, हर किसी को, हर भारतीय नागरिक को खोलने के लिए काफ़ी है। ऐसी चीज़ें हो और उसके बाद भी दोषियों को सज़ा ना मिले, 3 साल तक सीबीआई जांच चलती रहे और अंत में जो विक्टिम है उसकी मौत हो जाए, तो ऐसी इंडिया की, ऐसी भारत देश की हमने कल्पना नहीं की थी। तो आगे क्या करना है ये भारत की जनता को डिसाइड करना है। 20 नंबर के आते हैं।
एक रिपोर्ट है, एक पब्लिश किया गया है एक प्रतिष्ठित अखबार में। ओनली 4 in 10 ग्रेजुएट वुमेन इन इंडिया आर इन द लेबर फोर्स। इसमें वुमेन की स्थिति बताई गई है, जबकि क्या है, भारत में उच्च शिक्षा और श्रम शक्ति। उच्च शिक्षा का उद्देश्य बेहतर नौकरी और वेतन के अवसर है। सही बात है। भारत में स्थिति 2024, 140 मिलियन स्नातक, 25% उम्र के लोगों में 15% से कम के पास स्नातक डिग्री है। 15% से कम लोगों के पास स्नातक डिग्री। यह जर्मनी के आधे और अमेरिका यूके के 1/3 के बराबर है। एजुकेशन का स्तर देखिए हमारे यहाँ। श्रम शक्ति में स्नातक लगभग 1/3 स्नातक यानी 45 मिलियन काम नहीं कर रहे हैं और नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं। अब इन आंकड़ों को मैं आपके सामने रख तो जरूर रहा हूँ, पर इस चीज़ को समझना, देखना, इन चीज़ों से आगे आपकी बच्चे की भविष्य डिपेंड करती है। तो आप डिसीज़न लें, अपनी आँख और कान खुली रखें और वोट देते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें। श्रम शक्ति, अच्छा, महिलाओं का योगदान क्या है? अधिकांश बाहर रहने वाली स्नातक महिलाएं हैं, करीब 60% महिलाएं, जबकि सिर्फ 10% पुरुष। कारण अब महिला क्या है, श्रम में कम भागीदारी उच्च शिक्षा के स्तर पर भी जारी है। यानी भले महिलाएं बहुत पढ़ लिख लें, स्कॉलर हो जाए, बट फिर भी उनकी जो नौकरी में भागीदारी है वो बहुत ही कम है। तो ये एक इम्बैलेंस है, इस चीज़ को भी ध्यान में रख के और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। चलो 21 नंबर पर आते हैं। एक खबर है एक प्रतिष्ठित अखबार में। मोर देन हाफ ऑफ इन्फेंट डेथ इन इंडिया अकर्स विद इन द फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ। अब किसी भी डेवलपिंग कंट्री या भारत जैसे बड़े इकोनॉमिक जो भी कहा जा रहा है, या इंडिया शाइनिंग कहा जा रहा है, या बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, उस मैटर पे अगर ये चीज़ एक खबर आती है तो ये सारी चीज़ों की पोल खोल देती है एक तरह से, कि आप अपने यहाँ जन्म लेने वाले बच्चों को भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। उसमें भी हाफ ऑफ क्या है, आपको मैं पूरा रिपोर्ट बताता हूँ। शिशु मृत्यु दर बच्चों की पहली साल की उम्र से पहले मौत को मापती है, और यह स्वास्थ्य, पोषण, साफ सफाई और सामाजिक आर्थिक हालत का संकेत देती है। सोचिए, ये बेसिक बुनियाद है जिस पर आप अपने बच्चों को बचा भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी सरकार, ऐसी गवर्नमेंट या ऐसी पॉलिसीज़ किस काम की है? 2023 में भारत की IMR 25 प्रति 1000 जन्म थी, यानी करीब 6.38 लाख बच्चे पहली साल में मर गए। अधिकार मौतें पहले सप्ताह में होती हैं। नवजात शिशुओं में मुख्य कारण है असामयिक जन्म और का दम घुटना और संक्रमण। 1 महीने से 1 साल के बच्चों में मुख्य कारण है सांस की संक्रमण, दस्त और जन्मजात समस्याएं। हम बच्चों को, महिलाओं को बेसिक सुविधाएं भी नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। ऐसी कंट्री में रह के और अच्छे बातें करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आंकड़े तो सब पोल खोल रही हैं। फैक्ट चेक हम एक न्यूज़ की कर रहे हैं, और इसमें हम ज़्यादा तो यही दिख रही है कि आपको, सरकार को, जो भी रूलिंग पार्टी हो, तो उनको, उनके अफसर्स को इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और ठीक है, आगे 22 नंबर के एक आर्टिकल है। मोर देन अ थर्ड ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स इन इंडिया वेयर इनएक्टिव इन 2021। ये भी एक पैमाना हो सकता है। आपने बैंक अकाउंट तो खुलवा लिए, बहुत सारे बैंक अकाउंट खोल रहे, हर आदमी के पास। चलो ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, एक अचीवमेंट की बात है, पर क्या सारे बैंक अकाउंट फंक्शनल हैं? रिपोर्ट में क्या क्या आ गया? पिछले 20 सालों में भारत में वित्तीय समावेश बढ़ा है। 2006
में आधे से कम घरों के पास बैंक खाता था, लेकिन 2021 तक 96% घरों के पास बैंक खाता था। अधिकांश वयस्कों के पास भी खाता है, लेकिन खातों का इस्तेमाल कम है। 2021 में एक तिहाई से ज़्यादा खाते निष्क्रिय थे। एक तिहाई से ज़्यादा खाता निष्क्रिय था, जिसमें लेन देन या डिजिटल पेमेंट नहीं हुए। महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा निष्क्रिय रहती है। महिलाओं में 42% और पुरुषों में 30%। आपने खाता खुलवा लिए बट इनकम का सोर्स नहीं दिया। हाँ, आपने उस तरफ उस खाते को कंटिन्यू कैसे करना है उसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया, तो आप खाता खुलवा के सिर्फ डिजिटल दिखा के कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ भी बहुत बड़ी खामियां निकल के आ रही है सरकार की। ठीक है, आगे एक बीबीसी हिंदी न्यूज़ में एक आर्टिकल 18 जनवरी 2026 को प्रकाशित होता है। भारत में 2 साल में 97% बढ़े नफरती भाषण। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट का दावा। नफरती भाषण, हमने अभी एक और आर्टिकल में ये विश्लेषण किया था इस बारे में। तो इसमें भी क्या कहा जाता है कि अमेरिका के वाशिंगटन स्थित एक एनजीओ ने 2025 में भारत में हेट स्पीच पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में 1318 नफरती भाषण दर्ज हुए, या 2024 की तुलना में 13% और 2023 की तुलना में 97% ज़्यादा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सबसे ज़्यादा नफरती भाषण देने वालों में है। ये समझिए, नफरती भाषण आप दंगा भी करा सकते हैं, जो सामाजिक बैलेंस बना हुआ है उसको बिगाड़ सकते हैं, पर ये 97% ज़्यादा है 2024 की तुलना से 2025 में। समझिए कहाँ जा रहा है देश। सबसे अधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है। बीजेपी ने रिपोर्ट को खारिज किया है। अब जब बोला जा रहा है कि सारी हेट स्पीच बीजेपी स्टेट से ही आ रही है और बीजेपी लीडर्स के द्वारा ही की जा रही है, तो बीजेपी ऑब्वियस की बात है, वो तो खारिज करेगी। पर ये चीज़ पब्लिक डोमेन में है तो सब समझ सकते हैं क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। ठीक है, अपने लास्ट एक पॉइंट पर आते हैं। 24वां नंबर का है। ये भी एक एक्स पर अपना एक इंडिया टेक गाइड करके एक शायद सरकारी आधिकारिक है ट्विटर हैंडल। 24 जनवरी को उन्होंने पोस्ट किया कि भारत का पासपोर्ट 2026 में दुनिया में 80वां सबसे शक्तिशाली माना गया है, जो 2025 में 85वां था, 50वां। अब हम अपने लास्ट फैक्ट चेक पर आते हैं, जो एक गवर्नमेंट हैंडल है एक्स पर, इंडियन टेक गाइड। इसने न्यूज़ पब्लिश किया है 14 जनवरी 26 को कि भारत का पासपोर्ट 2026 में दुनिया में 80वां सबसे शक्तिशाली माना गया है, जो 2025 में 85वां था। इसका मतलब है कि भारतीय पासपोर्ट धारक अब पहले से ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा या आसान वीज़ा के जा सकते हैं। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आपने 5 डिजिट जंप कर लिया एक साल में। पहले 85 था, अभी 80 हो गए और अब आपको आसानी से वीज़ा मिलेगा। बट अब इसके पीछे का जो फैक्ट चेक है वो आप अगर जानेंगे तो आपको खुद आश्चर्य लगेगा कि एक अच्छी खबर है या बुरी खबर है, या कैसे आप इसको बोल सकते हैं। देखो, जब 2013 था उस समय हमारे पासपोर्ट का रैंक 74 सॉरी, तो 74 उस समय 2013 में था। अभी आप 2025 में हैं, 26 में हैं, तो आपका 85 से 80 आया। तो आपने 74 को छोड़ के उससे आपने अपनी पासपोर्ट वैल्यू गिराई है इतने सालों में, 10 साल 11 साल में। तो ये आपका अचीवमेंट नहीं है, ये आपने डाउनफॉल किया है। तो इस बात को भी लोगों के सामने रखनी चाहिए ताकि उनको सही जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमने कोशिश किया कि आपको आज 20 जनवरी 2026 को सारी बातें, बहुत सारे फैक्ट्स आपके सामने रखें और उस पर एनालिसिस किया। आपको ये फ़र्क समझने में मदद किया कि क्या सही
न्यूज़ है, क्या फेक न्यूज़ है, और न्यूज़ को किस तरह से आपको देखना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम की कोशिश रहेगी कि आपके सामने हर एपिसोड में एक कुछ अच्छे न्यूज़ और अच्छे फैक्ट्स लेके आएँ, और हमारी पूरी टीम की ये कोशिश रहेगी कि आप सभी को जल्द बेटर वे में हम कुछ अच्छा दिखा सकते हैं। ठीक है, कल के लिए फिर हम वापस आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।